Assalamualaikum my YouTube family, welcome to the Fit Moment and the episode 1 of sweating issues and hyperhidrosis। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी घर में एक नहीं बल्कि दो घर में ही एंटीपर्सपायरेंट और डिओडोरेंट बनाने के तरीके जो कि हाईली सेफ और इफेक्टिव हैं। ये दोनों वो तरीके हैं जिनको मैं एज अ ड्रग एक्सपर्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकमेंड करती हूँ और जिनसे आपकी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और इस वीडियो में शामिल करूंगी मैं आप ही लोगों के कुछ सवाल जो आप लोगों ने इस टॉपिक के हवाले से मुझसे पूछे थे। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो तो है ही, लेकिन ये मुझे लगता है कि हर तरह के इंसान के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में और भी एपिसोड्स बनाने वाली हूँ और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइपरहाइड्रोसिस। तो मेरे चैनल को फॉलो करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जिस्म में दो तरह के गुदूद यानी कि ग्लैंड्स, जिनको हिंदी में ग्रांथि कहते हैं, मौजूद होते हैं। एक होता है एक्राइन ग्लैंड और एक होता है एपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली पूरी बॉडी सरफेस में मौजूद होते हैं, जबकि एपोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हेयर फॉलिकल्स में पाए जाते हैं और यही एपोक्राइन ग्लैंड्स अंडर आर्म्स में होने वाली स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज जो मैं आपको एंटीपर्सपायरेंट और डिओडोरेंट बनाने का तरीका बताने वाली हूँ वो इन्हीं एपोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अंडर आर्म्स में मौजूद होते हैं इनके खिलाफ एक्टिवली और सेफली काम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेथड नंबर 1 की तरफ, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा। हमारी बॉडी जो स्वेट प्रोड्यूस करती है उसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, जबकि बेकिंग सोडा जो होता है उसकी पीएच एल्कलाइन होती है यानी कि बेसिक होती है। बेकिंग सोडा जब स्वेटिंग के साथ रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और यही वजह है कि ये एक एक्टिव डिओडोराइजर है जो कि स्मेल को खत्म करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कभी कपड़ों से बैड ऑर्डर ना जा रही हो तो कपड़ों को बेकिंग सोडा में धोने से कपड़ों से निकलने वाली स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। जहाँ तक बात है स्किन पे इसके असरात की, तो ये स्वेट ग्लैंड्स को स्वेट प्रोड्यूस करने से तो रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन इसकी एंटी स्कार प्रॉपर्टी अंडर आर्म्स में पड़ जाने वाले दाग धब्बों को भी साफ करेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो आपको अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को बहुत कम पसीना आता है तो उनके लिए 1 टेबल स्पून काफी होगा, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा उनके लिए 2 to 3 टेबल स्पून तक वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कितनी मिकदार में ये लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका स्टार्ट 1 टेबल स्पून से करें और इसको अप्लाई करके देखें अपनी स्किन पे। लेकिन अगर फिर भी आपको स्वेटिंग होती है तो आप हाफ टेबल स्पून करके इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून जो है वो परफेक्टली काम कर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी ही क्वांटिटी ली है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है एरोरूट पाउडर यानी कि अरारोट। इसको आम जबान में लोग अरारोट बोल रहे होते हैं। ये एक तरह का स्टार्च होता है और एक बहुत ही जबरदस्त ड्राइंग प्रॉपर्टी रखता है। ये जिस्म से तमाम एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये स्किन पर इंतहाई सेफ और हाईली इफेक्टिव है। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून काफी होगी। जिन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है वो 1.5 टेबल स्पून तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। ये एक तो इस एंटीपर्सपायरेंट और डिओडोरेंट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा, बॉडी पे इस फॉर्मुलेशन के स्टे को बढ़ाएगा, एब्जॉर्बेबिलिटी को बढ़ाएगा और इसके अलावा ये स्किन को हाइड्रेटेड और नरिश भी रखेगा। इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना है। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा और बहुत कंफर्टेबल, बहुत कन्वीनियंट रहेगा। इसको यहाँ मैंने एक एम्प्टी जार के अंदर स्टोर किया है। आप भी इसको किसी एम्प्टी जार के अंदर स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखना है और ये 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड है एलम वाटर। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम एलम यानी कि फिटकरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिटकरी का इस्तेमाल आपने जरूर सुना होगा लाइफ में कभी ना कभी एज अ वाटर प्यूरिफायर। ये बहुत से घरों में यूज होता है। अगर स्किन पे इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये स्वेट ग्लैंड्स को स्वेट प्रोड्यूस करने से रोकता है और उन्हें रेगुलेट भी रखता है। ये फिटकरी आपको किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएगी, लेकिन ये हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दिखाया कि किस तरह की फॉर्म में आपको मार्केट से मिलती है। हम चाहें तो इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में फिटकरी मिली थी। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसको वाटर में डाल के और डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि जो एक सॉलिड पार्टिकल होता है वो डिसॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जबकि जो पाउडर होता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस फिटकरी का पाउडर बना लिया है, जिसको मैं डायरेक्टली वाटर के अंदर यानी कि रोज वाटर के अंदर
इस्तेमाल करूंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। अगर आप पाउडर नहीं बना सकते तो आप डायरेक्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है अपना एलम पाउडर और इसको मैंने रोज वाटर के अंदर, जो कि खालिस रोज वाटर था, उसके अंदर डाल के इसको डिसॉल्व कर लेंगे। अब मैंने इसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है और आप सिंपली इसको अपनी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खालिस रोज वाटर का इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने इसको स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर किया, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट से मिलने वाली कोई भी रेडीमेड रोज वाटर की स्प्रे बॉटल ला सकते हैं और उसके अंदर इसको डायरेक्टली डिसॉल्व कर सकते हैं। ये स्किन पे हाईली सेफ है, इफेक्टिव है। ये सिर्फ आपके स्वेट को नहीं रोकेगा बल्कि जो दाग धब्बे आपके आर्मपिट्स या अंडर आर्म्स में पड़ गए हैं उन्हें भी साफ करेगा। इसके अलावा रोज वाटर आपकी स्किन को नरिश करेगा और ये हाईली सेफ और शामिल कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवालात जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं इस टॉपिक पे एक पूरी सीरीज बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 2 सवालात जिन पे मैं आगे बात करने वाली हूँ ये आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछे थे। अगर मजीद आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में या फिर मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उन सवालात को अपनी वीडियोस में शामिल कर लूंगी। तो पहला सवाल ये था कि क्यों एक एंटी परस्पायरेंट किसी की बॉडी पर परफेक्टली काम कर जाता है मगर आपकी बॉडी पे आके वो फेल हो जाता है। आप इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देख के उसे खरीद के लाते हैं, अपने इतने पैसे लगाते हैं, इतनी एनर्जी लगाते हैं उसकी सर्चिंग में, लेकिन जब आप वो अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो अपना काम ही नहीं दिखाता। तो इसका रीजन है एंटी परस्पायरेंट में शामिल की गई एक्टिव इंग्रेडिएंट की मिकदार। जब मैंने आपको बेकिंग सोडा से एंटी परस्पायरेंट बनाने का तरीका बताया तो मैंने उसमें आपसे कहा कि आप अपने हिसाब से उसकी मिकदार को एडजस्ट करेंगे। जिन लोगों को कम पसीना आता है उनके लिए कम मिकदार काफी होगी, जिनको ज्यादा आता है वो उसको उस हिसाब से बढ़ाएंगे। लेकिन जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि एक स्टैंडर्ड मिकदार डली हुई होती है। यही वजह है कि बहुत से लोगों पे वो काम कर जाता है और बहुत से लोगों की बॉडी पे आके वो फेल हो जाता है। जिन लोगों को कम क्वांटिटी की जरूरत होती है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी वाले एंटी परस्पायरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी उनको स्किन रैशेस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती है वो कम क्वांटिटी वाले एंटी परस्पायरेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बॉडी पे आके फेल हो जाते हैं, वो अपना कोई असर ही नहीं दिखाते। इसीलिए मार्केट के अंदर 2 तरह के एंटी परस्पायरेंट मिलते हैं, एक होते हैं ओटीसी एंटी परस्पायरेंट और एक होते हैं प्रेस्क्रिप्शन एंटी परस्पायरेंट। ओटीसी एंटी परस्पायरेंट्स वही होते हैं जो आपको मार्ट्स में, शॉपिंग मॉल्स में इजीली मिल जाते हैं, जबकि प्रेस्क्रिप्शन एंटी परस्पायरेंट्स वो होते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की हिदायत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करके देता है। ये आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर से मिलते हैं और इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन लाजमी होती है। प्रेस्क्रिप्शन एंटी परस्पायरेंट ज्यादातर हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट्स को ही दिया जाता है। नॉर्मल स्वेटिंग के पेशेंट्स के लिए ओटीसी एंटी परस्पायरेंट्स काफी होते हैं। दूसरा सवाल जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा था वो ये था कि क्या एंटी परस्पायरेंट्स और डिओडोरेंट्स कैंसर कॉज करते हैं, तो जवाब है नहीं। डिओडोरेंट्स और एंटी परस्पायरेंट्स से ना कैंसर होता है ना कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अब तक कोई भी इस तरह का एविडेंस या इस तरह की कोई रिसर्च नहीं आई है जिससे ये साबित हो सके कि एंटी परस्पायरेंट्स या फिर डिओडोरेंट्स कैंसर कॉज कर सकते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे या तो एल्यूमिनियम डला होता है या बेकिंग सोडा या फिर कैम्फर। अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती तो वो इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन तो कॉज कर सकती है मगर इससे कैंसर नहीं होता। लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न पैराबिन से होता है जो एक प्रिजर्वेटिव है और बहुत सी मार्केट प्रोडक्ट्स के अंदर डला होता है, जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, एंटी परस्पायरेंट डिओडोरेंट्स भी होते हैं, परफ्यूम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि उस प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और वो स्टेबल रहे। ये इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसको इंसानी बॉडी पे इस्तेमाल करें तो ये वहाँ पे अपनी वीक ईस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि इसकी हार्मोन लाइक एक्टिविटी होती है। तो इनमें टेंडेंसी होती है कि ये बॉडी सेल्स की ग्रोथ करें और पॉसिबिलिटी है कि ये किसी को ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबको नहीं करते जो इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट शामिल हो तो वो सेफ नहीं होती। बेहतर है कि उसको इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि बेहतरीन है कि आप घर में ही इन तमाम चीजों का हल निकाल लें। मगर जिन लोगों की कैंसर से रिलेटेड कोई हिस्ट्री होती है, कोई फैमिली हिस्ट्री होती है या उनको कैंसर हो चुका होता है तो उनको एहतियातन कहा जाता है कि वो इस तरह की चीजें अपने जिस्म पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। फिर तीसरा सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या डिओडोरेंट और एंटी परस्पायरेंट लगाने से पहले किसी एहतियात की जरूरत होती है। तो एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अंडर आर्म्स में वैक्स और रेजर करने के फौरन बाद आपने कभी भी कोई डिओडोरेंट या एंटी परस्पायरेंट इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपको रेजर की वजह से कोई कट लग गया है जिसे रेजर निक कहते हैं, तो इस तरह के कट पे भी बेहतर है कि आप किसी भी एंटी परस्पायरेंट या डिओडोरेंट का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कट के जरिए वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप बेहतर तरीके से चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको अपना असर देंगी। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और ये आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हाइपरहाइड्रोसिस पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।